ध्यान सुनिए, इसमें दो पार्ट हैं। एक पार्ट में मैं एक्सप्लेन करूंगा सारा कुछ, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर लेंगे जिसमें आप अपना स्क्रीन पे जो भी लिखेंगे मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो शुरू करते हैं, सबसे पहले बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग। बीमारी, डिजीज। बीमारी दो तरह की होती हैं, एक जिसे हम बोलते हैं लाइफस्टाइल इलनेस और एक दूसरा होता है इन्फेक्शियस डिजीज। तो आज जो हम बात कर रहे हैं कोरोना वायरस के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात कर रहे हैं तो वो इन्फेक्शियस डिजीज। इन्फेक्शियस डिजीज का मतलब कोई बाहर की चीज बॉडी के अंदर आ गई और बॉडी उससे बीमार पड़ गई, दैट इज कॉल्ड इन्फेक्शियस डिजीज। तो इन्फेक्शियस डिजीज कैसे होता है? कोई भी ऐसी चीज जो फॉरेन चीज हो, फॉरेन मतलब जो हमारे बॉडी का पार्ट ना हो, और वो अगर बॉडी में चले आए, बॉडी में अंदर कैसे आ सकती है? हमारे नाक से आ सकती है, मुंह से आ सकती है, स्किन के माध्यम से आ सकती है, बॉडी के अंदर आएगी और बॉडी में कुछ मल्टीप्लाई करेगी और बॉडी में जो फूड है या न्यूट्रिएंट है उसे खाएगी और उसको खा के वो मल्टीप्लाई होगी। सो दैट मे कॉज डिजीज, दैट इज कॉल्ड इन्फेक्शियस डिजीज। यहाँ पे इन्फेक्शियस डिजीज बात करते हैं तो दो चीज ज्यादा आती हैं, एक है बैक्टीरियल डिजीज, एक है वायरल डिजीज। तो वायरस और बैक्टीरिया दोनों में फर्क क्या है? एक लाइन बताना चाहूंगा। बैक्टीरिया वो होता है जो जिंदा होता है, वायरस जो होता है वो जिंदा नहीं होता है। सामान्य जगह पे आउटसाइड द बॉडी वो जिंदा नहीं, लेकिन जब बॉडी के अंदर चला जाता है, किसी बॉडी के सेल्स के अंदर चला जाता है, तो सेल्स के मटेरियल को यूज करके वो मल्टीप्लाई करने लगता है, यानी कि तब बिहेवियर उसका जिंदा की तरह हो जाता है। वायरस एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो बॉडी के बाहर नॉन लिविंग है और बॉडी के अंदर लिविंग है। क्योंकि वो नॉन लिविंग है बॉडी के बाहर, तो इसीलिए उसको दोबारा मारा नहीं जा सकता, बिकॉज दैट इज नॉन लिविंग जस्ट लाइक ए केमिकल। लेकिन बॉडी के अंदर जैसे जाता है तो वो लिविंग बन जाता है, यानी कि वो जिंदा हो जाता है सेल्स के अंदर, और को वो खाता है और उसी से वो फैलने लगता है, मल्टीप्लाई होता है बड़ी तेजी से और हमारे पूरे बॉडी में फैल सकता है, स्टार्टिंग फ्रॉम एनी ऑर्गन। वो डिपेंड करता है कि वो वायरस कहाँ से आपकी बॉडी के अंदर घुसा है। अगर मुंह से, नाक से घुसा है तो जाहिर सी बात है लंग को पहले इन्फेक्ट करेगा या स्टमक को करेगा। अगर स्किन से घुसा है तो नियरेस्ट जो भी ऑर्गन है उसको इन्फेक्ट करेगा। तो ये ब्रॉड कैटेगरी है वायरस की। वायरस ज्यादा खतरनाक है या बैक्टीरिया ज्यादा खतरनाक है? दोनों इक्वली खतरनाक है, डिपेंडिंग ऑन की हमारी इम्यूनिटी कैसी है। हम वायरस से या बैक्टीरिया से मर नहीं सकते, बिकॉज भगवान ने हमें दिया है व्हाट वी कॉल एज इम्यूनिटी। अब इम्यूनिटी इतना बड़ा एक टर्म है, उसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं, एक शब्द में बोलूं, बस एक शब्द आप याद रखिए, सारी बात बन जाएगी। आगे मैं जो बताने जा रहा हूं, अगले 15 मिनट में मैं जो बताने जा रहा हूं, वो सारा कुछ अगर आपको समझना हो, साइंस, कॉमर्स, कंस्पिरेसी, क्योर, देखिए चार ही चीजें। साइंस है, इसके पीछे का साइंस क्या है? कॉमर्स, कॉमर्स क्या है इसके पीछे, राइट, यानी कि व्यापार क्या है? कंस्पिरेसी क्या है, खेल क्या है इसके पीछे, और क्योर क्या है? ये चारों चीजें अगर आपको समझना हो, अभी जो भी माहौल चल रहा है, ये सारे माहौल के पीछे विज्ञान क्या है, या उसका कॉमर्स क्या है, व्यापार, या उसका कंस्पिरेसी क्या है, उसका खेल क्या है, या उसका क्योर क्या है, ठीक कैसे कर रहा है, ये चारों चीजें समझने के लिए सिर्फ एक शब्द काफी है। ये शब्द आप ध्यान से सुनिए स्क्रीन पे। दीप, आनंद, विकास, अंजू, अभी और ना कमेंट करके सीधा आप सुनने पे ध्यान दीजिए। ये एक वर्ड आपको याद रखना पड़ेगा, दिस वर्ड इज कॉल्ड डेंड्रिटिक सेल। डेंड्रिटिक सेल, डेंड्रिटिक सेल एक वर्ड है, बस इस वर्ड के अंदर सारा खेल है। जितना भी कुछ आपके आसपास अभी हो रहा है, जो भी कुछ आप देख रहे हैं, जो भी कुछ आप महसूस कर रहे हैं, आप सब अपने घर पे बैठे हैं, मैं अपने ऑफिस में बैठा हूं, हम लोग मिल नहीं पा रहे हैं, इस सब के पीछे सारी चीजों को के लिए सिर्फ एक शब्द काफी है, एंड दैट वन वर्ड इज कॉल्ड डेंड्रिटिक सेल। इस वर्ड को अगर आप समझ जाएंगे तो जितने भी सवाल आप मुझसे पूछना चाहते हैं, अपने आप से पूछना चाहते हैं, वो सारे सवालों के जवाब का नाम है डेंड्रिटिक सेल। सो DENDRITIC, डेंड्रिटिक सेल। अब डेंड्रिटिक सेल क्या है ये एक बार समझ लीजिए बस। डेंड्रिटिक सेल क्या है ये समझने के लिए सिर्फ एक डायलॉग काफी है। डायलॉग है, गवाह भी हम हैं, वकील भी हम हैं और जज भी हम हैं। आप में से कोई बता सकता है कौन सी फिल्म का डायलॉग है? डायलॉग है, डेंड्रिटिक सेल को एक्सप्लेन करने के लिए सिर्फ एक डायलॉग काफी है, और वो डायलॉग है, यहां के गवाह भी हम हैं, वकील भी हम हैं और जज भी हम हैं। क्या आप में से कोई बता सकता है ये कौन सी फिल्म का डायलॉग है? आप में से कोई बता सकता है? इसी डायलॉग के अंदर सारा खेल छुपा है। अभी तक किसी ने भी जवाब नहीं दिया कि ये कौन सी फिल्म का डायलॉग है। मैं रिपीट कर देता हूं, मैं बात कर रहा हूं सिर्फ एक शब्द का, वो है डेंड्रिटिक सेल। अगर ये शब्द क्या है आपको समझ आ जाएगा तो ये सारा खेल समझ आ जाएगा। और ये शब्द को समझने के लिए एक डायलॉग समझना जरूरी है। वो डायलॉग मैं आपको बता रहा हूं, डायलॉग है, यहाँ के गवाह भी हम हैं, वकील भी हम हैं और जज भी हम हैं। क्या आप में से कोई बता सकता है कि वो डायलॉग, ये डायलॉग कौन सी मूवी का है? अभी तक तो किसी ने बताया नहीं, किसी के कमेंट अभी तक स्क्रीन पे आए नहीं। जो इस नहीं, जिद्दी फिल्म का गाना डायलॉग नहीं है, कोई और। मैं थोड़ा हिंट दे देता हूं, सलमान खान। अब कोई बता सकता है ये कौन सी फिल्म का डायलॉग है? डायलॉग है, यहाँ के गवाह भी हम हैं,
वकील भी हम हैं और जज भी हम हैं। अंधा कानून भी नहीं है, तिरंगा भी नहीं है। अभी आया था फिल्म शायद दबंग 2। चलिए, फिलहाल इंपॉर्टेंट है कि ये डायलॉग का मतलब ये है कि बॉलीवुड का एक हीरो जो अपने आप में कई सारे रोल प्ले कर सकता है, डिसीजन मेकर एक ही है कि गवाह भी वही बनता है, वकील भी वही बनता है, जज भी वही बनता है। हमारे बॉडी का जो बॉलीवुड का हीरो है, हमारे बॉडी का जज जो है, वकील, जज और गवाह, ये तीनों चीजें एक हैं और वो एक है डेंड्रिटिक सेल। डेंड्रिटिक सेल इज लाइक सुपर हीरो ऑफ आवर बॉडी। हमारे बॉडी का जो 95% इम्यूनिटी है, वो इम्यूनिटी को कंट्रोल करता है, तय करता है सिर्फ एक वर्ड एंड एक सेल आपकी बॉडी की, वो है डेंड्रिटिक सेल। अच्छा, अब ये डेंड्रिटिक सेल मिलेगा कहां? ये पूरे बॉडी में फैला हुआ है, खास तौर पे आपके हाथों में फैला हुआ है, आपके पूरे स्किन में फैला हुआ है डेंड्रिटिक सेल। ये सेल आपका रखवाला है, ये सेल आपका पहरेदार है, ये सेल आपकी फौज है, ये सेल आपकी आर्मी है, और यही सेल है जो आपके लिए गवाह का काम करेगा, किसी दुश्मन का गवाह को बचाने से के लिए गवाह, वकील का काम करेगा आपकी बॉडी के लिए, और जज का काम भी करेगा डेंड्रिटिक सेल। ये सेल कहां पाया जाता है? आपके पूरे बॉडी में पाया जाता है, हाथ में, स्किन में, हर जगह पाया जाता है। अगर ये सेल आपने हटा दिया, कुछ लोग ऐसे हैं पूरे दुनिया में, कुछ छोटे बच्चे हैं जिनके बॉडी में ये सेल या तो कम होते हैं या मर चुके होते हैं। वही लोग हैं जो डायबिटीज टाइप 1 पेशेंट बन जाते हैं, ऑटो इम्यून डिजीज आ जाता है, एलर्जी आता है, या किसी भी तरह का स्किन डिजीज आ जाता है। तो छोटे बच्चे डायबिटीज टाइप 1 या एडीएचडी मेंटल डिसऑर्डर या फिर स्टमक इन्फेक्शन, अल्सर या और भी किसी तरह का एलर्जी या ऑटोइम्यून डिजीज, ये सारा कुछ होता है अगर बचपन से अनफॉर्चुनेटली डेंड्रिटिक सेल आपके बॉडी में कम हो या वो किसी वजह से मर जाए। अब ये सेल कैसे काम करता है अगले 2-3 मिनट में आपको समझा दूंगा, और उसके बाद सारा कुछ आसान। तो अगला 2-3 मिनट एक बार ध्यान समझिए। जब भी आपके बॉडी में कोई भी चीज एंटर करती है, खास तौर पे मुंह से, तो आपके बॉडी में जो डेंड्रिटिक सेल हर जगह फैले हुए हैं, ये डिसाइड करता है ये जो भी चीज बॉडी के अंदर गया है, ये बॉडी का दोस्त है या दुश्मन है। जब भी कोई चीज आपके बॉडी में एंटर करती है, मुंह से, नाक से, या मच्छर काटेंगे तो स्किन से, या कोई जर्म, कोई खून निकल रहा है वहां पे कुछ कीटाणु चले जाएंगे बॉडी के अंदर, आपके बॉडी के अंदर स्किन के माध्यम से, नाक के माध्यम से, मुंह के माध्यम से, किसी माध्यम से जब भी कोई भी चीज एंटर करता है, चाहे वो दवाई एंटर करती है, चाहे वो खाना एंटर करता है, चाहे वो बैक्टीरिया एंटर करता है, चाहे वो वायरस एंटर करता है, कोई भी चीज जब बॉडी में एंटर करता है तो आपके बॉडी में वो जो सुपर हीरो है, दबंग 2 की तरह, सुपर हीरो डिसाइड करता है कि ये दोस्त है बॉडी का या दुश्मन है, दोस्त है या दुश्मन है। तो फॉर एग्जाम्पल कोई वायरस एंटर करेगा, कोई बैक्टीरिया एंटर करेगा, कोई ऐसा केमिकल एंटर करेगा जो बॉडी को नुकसान करता है, तो कौन डिसाइड करेगा कि ये दोस्त है दुश्मन है? सिर्फ एक सेल डिसाइड करेगा, उसका नाम है डेंड्रिटिक सेल। और अगर उसने डिसाइड कर लिया ये तो दुश्मन है, तो डेंड्रिटिक सेल फिर आदेश देगा पूरे बॉडी में, फौज है जिसे हम इम्यूनिटी बोलते हैं, जिसे हम टी सेल्स बोलते हैं या इम्यून सेल्स बोलते हैं, उसको फौज को इशारा देगा कि भाई ये दुश्मन आ गए हैं, इन पे अटैक करो। और दुश्मन वो वायरस हो सकता है, वो कोरोना वायरस हो सकता है, वो H1N1 हो सकता है, वो ट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरिया हो सकता है, वो कोई और पैथोजन हो सकता है, वो कोई केमिकल हो सकता है, वो कोई पॉइजन हो सकता है, जो भी वो है, फिर हमारी इम्यूनिटी पूरी ताकत लगा के उसको मार देगी। इससे फर्क नहीं पड़ता है, कोई मतलब नहीं है कि उस वायरस का, उस बैक्टीरिया का, उस पैथोजन का नाम क्या है। वो हमारा काम नहीं है नाम उसका ढूंढना, डायग्नोस करना, हमारा बिल्कुल काम नहीं है। ये काम तो सुपर हीरो का है, और सुपर हीरो या तो बॉलीवुड में होंगे या फिर हमारे बॉडी के अंदर होंगे। बॉलीवुड में वो दबंग 2 में था, और ये भी डी से है, डेंड्रिटिक सेल। ये डेंड्रिटिक सेल अगर आपके पास है तो आप वायरस से, बैक्टीरिया से मर नहीं सकते। क्यों नहीं मर सकते? क्योंकि जैसे ही वो बॉडी के अंदर जाएगा, हमारे डेंड्रिटिक सेल उसको पहचान लेगी ये दोस्त नहीं है, ये दुश्मन है। अच्छा, दुश्मन है तो सारी सोल्जर्स को ऑर्डर कर देगी, और सोल्जर जब लड़ाई कर रहे होते हैं वायरस से या बैक्टीरिया से, आपको तो पता ही है कि तब हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। टेम्परेचर भी एक टूल है, एक वेपन है, जिससे जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा बॉडी का, तो ऐसे में हमारे अंदर जो वायरस है वो इनएक्टिव हो जाते हैं। इस तरह से मैं उदाहरण देता हूं, आपने देखा होगा कि बहुत बड़ी भीड़ है जो पत्थरबाजी कर रही है, पत्थर फेंक रही है, तो पुलिस के लोग क्या करते हैं कि उनके ऊपर आंसू गैस छोड़ देते हैं। अब आंसू गैस जब छोड़ते हैं तो उनको कुछ दिखाई नहीं देता, और ऐसे में पत्थर फेंकना बंद कर देते हैं, वो अपना बचाव करने लगते हैं। तो जब टेम्परेचर बॉडी का बढ़ जाता है तो बॉडी के अंदर जो वायरस है, बैक्टीरिया है, वो आंसू गैस की तरह होते हैं, और बैक्टीरिया, वायरस वहीं पे स्टॉप हो जाते हैं, मल्टीप्लाई नहीं कर पाते, और वो इनएक्टिव हो जाते हैं, वो टूटने लगते हैं टेम्परेचर जब हाई होता है। लेकिन टेम्परेचर हाई का आदेश कौन देता है? वो डेंड्रिटिक सेल का सारा कमाल है। और टेम्परेचर जैसे ही बढ़ा तो हमारे बॉडी का न्यूट्रिशन, हमारे बॉडी का ईंधन, हमारे बॉडी का पानी, वो सारा कुछ ज्यादा इस्तेमाल होता है।
तो ऐसे में आपका बॉडी आपको आदेश देता है चुपचाप बैठ जाओ, लेट जाओ, काम मत करो, किसी से बात मत करो, ताकि बॉडी अपनी एनर्जी बचा सके और सारी की सारी एनर्जी लगा सके लड़ने में, वायरस को भगाने में। तो टेम्परेचर का बढ़ जाना या बुखार फील करना या वीकनेस फील करना ये बीमारी नहीं है, ये तो बॉडी में लड़ाई चल रही है और लड़ाई का एक सिम्टम बोल सकते हैं, एक वार्निंग साइन बोल सकते हैं। ऐसे में हमें अपने बॉडी का सपोर्ट करना है। ऐसे में आप टेम्परेचर को घटाएंगे तो दवाई लेके, इसका मतलब कि जैसे ही टेम्परेचर घटेगा तो मान लो जो आंसू गैस चला रहे थे पुलिस, उनकी आंसू गैस जैसे ही खत्म होंगे तो वो जो मॉब था, वो जो अटैक करने वाले अनरूली मॉब थे, वो दोबारा से एक्टिव हो जाएंगे। इसलिए कभी भी आपको तो पता ही टेम्परेचर घटाना नहीं चाहिए, घटाना, टेम्परेचर बढ़ा रहेगा तो ही लड़ाई जारी रहेगी और तभी आप इस लड़ाई को जीत सकते हैं। ये तो सिंपल बातें हैं जो आपको पता ही है, तो इसमें ज्यादा डिटेल में जाने की मुझे आवश्यकता नहीं है। किसी को पूछना तो बाद में पूछ लीजिएगा। मैं यहाँ पे सिर्फ एक ही बात बोलना चाहूंगा कि जब भी कभी आपके बॉडी के अंदर कोई भी ऐसी चीज जाती है जो बॉडी के लिए नुकसानदेह है, वो वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, केमिकल हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है, तो हमारे बॉडी में एक डेंड्रिटिक सेल है जो उसको अटैक करेगा, जो पूरे बॉडी को एक्टिवेट करेगा। डेंड्रिटिक सेल अगर नहीं है या वो मर गए हैं, उसके कारण क्या है? एक कारण, बॉडी में बार बार केमिकल्स अगर आप देंगे तो डेंड्रिटिक सेल मर जाएंगे। जैसे जो लोग परफ्यूम ज्यादा लगाते हैं तो केमिकल बॉडी में, राइट, केमिकल के शैम्पू लगाते हैं बार बार तो डेंड्रिटिक सेल मर जाएंगे। ये बार बार सैनिटाइज करेंगे अपने हाथ को तो डेंड्रिटिक सेल मर जाएंगे, राइट। या फिर आप वैक्सीनेशन करेंगे, बचपन में जब वैक्सीनेशन होती है, वैक्सीन में मैं एक छोटी सी बात बता के खत्म करूंगा। वैक्सीन, आपको पता है कि वैक्सीन के अंदर वायरस या बैक्टीरिया का छोटा सा प्रोटीन होता है और वो प्रोटीन बॉडी में डालते हैं ताकि उस प्रोटीन को देख के हमारा बॉडी उस प्रोटीन के अगेंस्ट एंटीबॉडी, एंटीबॉडी मतलब वेपन बिल्ड कर ले, हमारा बॉडी उसको देख के उसको लड़ना सीखे। लेकिन जब वायरस का छोटा सा प्रोटीन हम बॉडी में डालते हैं इंजेक्शन के माध्यम से, तो डेंड्रिटिक सेल हमारी बॉडी को बोलता है देखो भाई ये जो प्रोटीन है ना, ये आपका कुछ बिगाड़ने नहीं वाला, वो एक्चुअल वायरस नहीं है, ये सिर्फ उसका छोटा सा प्रोटीन है। इसका मतलब हमारा बॉडी एंटीबॉडी नहीं डेवलप करेगा, तो वैक्सीन का जो सारा खेल खत्म हो जाएगा। तो वैक्सीन जब भी कोई आपके बॉडी में डाला जाता है तो वैक्सीन में वायरस का छोटा सा पार्ट के साथ साथ एल्युमिनियम या इस तरह के कुछ और केमिकल भी डालते हैं। एल्युमिनियम क्या करता है? वो वही करता है जो आंसू गैस किसी की आंखों में करेगा। एल्युमिनियम या इस तरह के केमिकल डेंड्रिटिक सेल के आंखों में आंसू गैस की तरह काम करता है। अब डेंड्रिटिक सेल को दिखाई नहीं देता कि सामने वो दुश्मन है या दोस्त है, तो डेंड्रिटिक सेल की जो ताकत है वो खत्म हो जाती है और डेंड्रिटिक सेल की ताकत खत्म हो जाएगी तो ही वैक्सीन काम करेगी। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं, जाने अनजाने बचपन से हमने अपने ही डेंड्रिटिक सेल को कई तरह से मारने की कोशिश की, कभी वैक्सीन से, कभी केमिकल से, कभी सैनिटाइजर से। और जब जब डेंड्रिटिक सेल को आप मारेंगे तब तक अगर कोई दुश्मन, कोई वायरस, बैक्टीरिया बॉडी में अटैक करेगा तो आप बीमार पड़ेंगे और तब मौत हो भी सकती है। तो याद रखिए, आपके बॉडी का सिर्फ एक ही दोस्त है, वो है डेंड्रिटिक सेल। और जब तक डेंड्रिटिक सेल इस दुनिया में है तब तक आपको वायरस और बैक्टीरिया की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा तो अगले एक लाइन जो मैं बोलूंगा उसके बाद आपको मेरी बात पे यकीन हो जाएगा। डेंड्रिटिक सेल का डिस्कवरी जिस इंसान ने किया था उनका नाम है रैल्फ स्टेनमैन। ये दुनिया के इकलौते ऐसे इंसान हैं जिनको 2011 में मरने के बाद नोबेल प्राइज मिला। दुनिया में एक ही इंसान को मरने के बाद नोबेल प्राइज मिला, क्योंकि नोबेल प्राइज दिया जाता है, उसका एक नियम है कि नोबेल प्राइज देंगे तभी जब वो जिंदा होगा, मरे हुए इंसान को नोबेल प्राइज नहीं दिया जाता। लेकिन एक एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन है रैल्फ स्टेनमैन, जिन्होंने डेंड्रिटिक सेल का डिस्कवरी किया था। इस बात से आप अनुमान लगा सकते हैं ये कितना महत्वपूर्ण डिस्कवरी था, क्योंकि आप जिंदा हैं, मैं जिंदा हूं, मैं आपसे बात कर पा रहा हूं, इसमें सबसे बड़ा रोल किसी भी बॉडी के सेल का है तो वो है डेंड्रिटिक सेल। तो आपको सिर्फ एक ही काम करना है कि हमें कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना है जिससे हमारे डेंड्रिटिक सेल मर जाएं, कमजोर हो जाएं या अंधे हो जाएं। तो मरेंगे कैसे, कमजोर कैसे होंगे, अंधे कैसे होंगे? एक, वैक्सीनेशन से होंगे। दो, केमिकल से होंगे, चाहे केमिकल आप किसी दवाइयों के माध्यम से पिए या लगाएं, या माल न्यूट्रिशन से होंगे, माल न्यूट्रिशन। मैं एक उदाहरण देता हूं, इसके बाद हम कोरोना वायरस पर करेंगे। आखिरी उदाहरण है, आज से 100 साल पहले 1920 याद कीजिए, H1N1 पेंडेमिक, यानी कि जिससे पूरे संसार में करीब 2 करोड़ लोग, पूरे संसार में 10 करोड़ लोग मारे गए थे, पूरे दुनिया में 10 करोड़ लोग मारे गए थे। तो बाद में पता चला वो 10 करोड़ लोग H1N1 की वजह से नहीं मारे गए थे, उन लोगों में 3 कमियां थी। एक तो माल न्यूट्रिशन के शिकार थे, उस वक्त दुनिया में खाना पीना जिनका कम था, न्यूट्रिशन कम था, और साथ में उनको उठा के ऐसे कमरे में भर दिया गया हॉस्पिटल में जहां पे ऑक्सीजन भी, फ्रेश एयर नहीं था और फ्रेश और सीधा सनलाइट नहीं था। ये तीनों की कमी जैसी होगी तो इंसान मर जाएगा। तो अब आते हैं आज के माहौल में। अभी कोरोना वायरस जो आप देख रहे हैं, दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है, ऐसा लग रहा है कि इस दुनिया में सब लोग मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। जनवरी महीने में तो कम से कम ऐसा ही लगा,
जनवरी महीने में कोरोना वायरस जब आया या हमें दिखा कि आ रहा है, हमें वही दिखा जो टीवी ने दिखाया, जो मीडिया ने दिखाया। कोरोना वायरस को पैदल चलते हुए आते हुए तो किसी ने देखा नहीं, आफ्टर ऑल वो इतना छोटा है, लेकिन टीवी में ने बताया कि कोरोना वायरस चल चुका है, वो आने वाला है, वो आ गया है, लोग मर रहे हैं। ये सारी बातें हमने टीवी में देखी हैं। तो जो चीज हमने टीवी में देखी है, उस वक्त उस जनवरी महीने में यूके और यूके में सीडीसी एक बॉडी है, सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल यूएस में, और यूके में एक और बॉडी है, न्यू एंड इमर्जिंग रेस्पिरेटरी वायरस थ्रेट एडवाइजरी ग्रुप। ये पूरा नाम है एडवाइजरी ग्रुप का यूके में, जिसमें 16 साइंटिस्ट हैं। तो वो 16 साइंटिस्ट यूके के और यूएस के साइंटिस्ट सीडीसी के। इन लोगों ने अपना अपना ख्याल, अपने अपने इमेजिनेशन में एक आइडिया लगाया कि दूर से जो वायरस चल के आ रहा है, जो वुहान में है, वो कितना खतरनाक हो सकता है। उन्होंने दूर से देखा है, जैसे हमने देखा। तो उन्होंने बोला कि अगले 3 महीने में हाहाकार मच जाएगा, पूरे दुनिया में लाखों करोड़ लोग मर जाएंगे। उनकी ये एक्सपेक्टेशन थी, उनका ये रफ एस्टिमेशन था, क्योंकि तब उन्होंने देखा नहीं था, क्योंकि तब आफ्टरऑल वुहान में था, चाइना में था, तो किसी ने भी नहीं देखा। तो ऐसा मानिए कि आप एक जंगल के अंदर है और दूर से खतरनाक कोई नया जानवर आ रहा है, तो आप सब देख के एस्टिमेट लगा रहे हैं ये कितना खतरनाक हो सकता है। वो थी बात, तब थी जनवरी, अब आगे अप्रैल। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, अप्रैल आ गया, तो अब दुनिया को पता चल गया है, यूके को पता चल गया है, यूएस को पता चल गया है, सीडीसी को पता चल गया है, साइंटिस्ट को पता चल गया है कि कोरोना वायरस की जो मोर्टिलिटी रेट है, मृत्यु दर है, वो है 0.1%। 0.1 मतलब 1000 लोगों को कोरोना वायरस पीड़ित हो जाएंगे तो उसमें से एक मरेगा और 999 लोग ठीक हो जाएंगे। और इसकी जो फैलने की शक्ति है वो 2.2%। 2.2% माने कि एक इंसान को कोरोना वायरस हो जाएगा तो वो 2 लोगों को फैला सकता है, बस। जितना कि जुकाम का होता है, जुकाम में भी एक को जुकाम होता है तो 2 को भी हो सकता है। और इसके मोर्टिलिटी रेट 0.1%, जितना कि फ्लू का होता है, इन्फ्लुएंजा जिसे बोलते हैं। साल में एक बार हम में सारे को इन्फ्लुएंजा होता ही है, हर एडल्ट को, और साल में 6 बार छोटे बच्चों को इन्फ्लुएंजा होता ही है। इसका मतलब जिंदगी में मैंने और आपने मिलकर करीब 80 से 100 बार हमें फ्लू हुआ था, और वो 100 फ्लू के बाद भी हम जिंदा हैं। इसका मतलब हमारे बॉडी को पता है कि फ्लू से लड़ना कैसे है। इसका मतलब अगर कोरोना वायरस भी बॉडी में आ जाएगा तो वो भी एक फ्लू है, इन्फ्लुएंजा है, तो यहां भी हम जिंदा हो जाएंगे, मरेंगे नहीं। तो क्योंकि ये खतरनाक उतना ही है जितना इन्फ्लुएंजा वायरस है, या H1N1 वायरस है, या फ्लू वायरस है, और इसमें मृत्यु दर भी बहुत कम है। लेकिन तब नहीं पता था। तब पूरे दुनिया में WHO ने एडवाइजरी जारी किया कि ये खतरनाक दुश्मन आने वाला है और आप सबको खा जाएगा। सब ऐसा करो, अपने अपने घर में छुप जाओ, और तब तक छुपे रहो जब तक कि ये दुश्मन चला ना जाए या मर ना जाए। तो पूरे दुनिया के 90% देशों ने ऐसा ही किया, इंक्लूडिंग भारत, कि सब लोग घर में बैठे हैं। देखिए, आप और हम भी घर में ही बैठे हैं, चुप के बैठे हैं। पता नहीं बाहर कोरोना घूम रहा होगा एक शेर की तरह, एक राक्षस की तरह हमें खा जाएगा, इसलिए अंदर ही बैठे हैं। जबकि असलियत तो यह है कि कोरोना वायरस इस संसार में, दुनिया में आज से 55 मिलियन ईयर पहले आ था, और कोरोना वायरस जिस रूप में हम देख रहे हैं उस रूप में भी 10,000 साल पहले आ चुका था। या फिर सीडीसी, सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल, ने अब ये बोला है कि आप और हम कोरोना वायरस से हजारों बार ऑलरेडी पीड़ित हो भी चुके हैं, क्योंकि ये कॉमन वायरस है जो हमारे आसपास ऑलरेडी रहता है। शायद इस वक्त भी आपके आसपास हो या मेरे आसपास हो। तो कोरोना वायरस पहली बात कोई नई चीज नहीं है, इससे हजारों बार आप बीमार पड़ चुके हैं और ठीक भी हो चुके हैं। ऐसा मेरा मानना तो है ही, सीडीसी, सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल का भी मानना है, ये सबका मानना है। तो नया क्या है? नया सिर्फ एक बात है। अब ये जो बात आप समझाएंगे तो सारा खेल समझ जाएंगे। तो अगला 3-4 मिनट ध्यान सुनिए। जनवरी में, दिसंबर में जब सारी खबरें चाइना से आ रही थी, याद रखिए चाइना एक ऐसा देश है जो अपने अंदर क्या चल रहा है किसी को नहीं बताती। सारी चीजें चाइनीज भाषा में है, गूगल भी वहां जाता नहीं है, भी अलाउड नहीं है। अचानक चाइना ने अपने खिड़कियां खोल दी, पूरी दुनिया को दिखाने लगे, देखो देखो वुहान में क्या हो रहा है, देखो देखो। शायद चाइना किसी बहाने से लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचना चाह रही थी। तो जो भी आपने वुहान पे देखा होते हुए, उसके होने है, क्या वो एक स्टेज ड्रामा था, ये कहना बड़ा मुश्किल है। मैं तो मानता हूं एक स्टेज ड्रामा था। फिर उन्होंने बोला एक नया वायरस आ गया, उसका नाम दे दिया नोवल कोरोना वायरस, राइट। तो ये थी, और हमें लगा कि अब धीरे धीरे चल के आएगा। हमने अपने सारे एयरपोर्ट बंद कर दिए, और उसके बावजूद भी देखिए कि वो वायरस ऐसा लगता है कि हमारे आपके बीच में इस वक्त है। तो ये है अभी तक की स्थिति। देखिए, जनवरी महीने में जब तो ये था वुहान में, तब तो हम सब एस्टिमेट कर रहे थे, लेकिन आज वुहान में नहीं है, आप इंडिया में है। और सच्चाई तो यह है कि इस वायरस के मृत्यु दर 0.1% है। इसके फैलने की शक्ति जिसे बोलते हैं R नॉट फैलने की शक्ति बोलते हैं, वो 2.2% है, राइट। तो चिकन पॉक्स की फैलने की शक्ति 8 है, 8। और ट्यूबरक्लोसिस की फैलने की शक्ति 10, यानी कि कोरोना वायरस से 5 गुना ज्यादा फैल सकता है। ट्यूबरक्लोसिस का मृत्यु दर जो है वो कोरोना वायरस से 20 से 25 गुना ज्यादा है। कोरोना वायरस से 300-400 लोग मरे हैं भारत में मान लो, लेकिन ट्यूबरक्लोसिस से हर साल 4-5 लाख लोग मरते हैं। 1 मिनट में एक इंसान मरता है ट्यूबरक्लोसिस से, हर मिनट। अभी भी बात करते हुए 15-20 मिनट हो गए, तो अभी तक भी ट्यूबरक्लोसिस से 20-25 लोग मर गए होंगे इसी दौरान जब मैं आपसे बात कर रहा हूं। तो
मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि ट्यूबरक्लोसिस से हर मिनट एक इंसान मर रहा है, पिछले 20 मिनट में 20 लोग मर गए हैं, हर दिन 1000 नए लोग मरते हैं, तो टीवी में क्यों नहीं बताते हैं? देखिए आज 1000 और लोग को ट्यूबरक्लोसिस से मर गए हैं, देखिए अब आंकड़ा 5 लाख को छूने वाला है, देखिए साल के अंत में अब 5,10,000 लोग ट्यूबरक्लोसिस से मर चुके हैं। हर सेकंड क्यों नहीं बताते ट्यूबरक्लोसिस के बारे में? ट्यूबरक्लोसिस बड़ी तेजी से फैलता है, कोरोना वायरस से 5 गुना ज्यादा तेजी से फैलता है, तो ट्यूबरक्लोसिस के लिए कभी क्वारंटाइन क्यों नहीं करते? ट्यूबरक्लोसिस के लिए कभी लॉकडाउन क्यों नहीं करते? राइट, हर साल 15 लाख नए लोग ट्यूबरक्लोसिस के शिकार होते हैं, तो क्यों नहीं करते? कोरोना वायरस के लिए क्यों कर रहे हैं? तो ये सारा कुछ जो है हमें समझना पड़ेगा कि ये जो है एलोपैथिक सिस्टम है, एक WHO का एक प्रोटोकॉल है कि हम पूरे दुनिया में फैल जाएं, और नेचुरोपैथी है, आयुर्वेद है, होम्योपैथ है, इनको पीछे कर दो। अब सबसे जरूरी बात, पहली बात, जैसे ही टेस्ट होगा, एक टेस्ट होता है जिसे कहते हैं RC-PCR टेस्ट। कैसे पता कि आपके बॉडी में कोरोना वायरस है, कि वो वायरस कोरोना ही है? उसके लिए एक ही टेस्ट है, उस टेस्ट का नाम है RC-PCR टेस्ट, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट। ये टेस्ट क्या करता है, 1 मिनट में समझिए। ये टेस्ट से ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आपके बॉडी में वायरस कौन सा वाला है, जबकि मैंने आपको अपने वीडियोस के माध्यम से बताया था कि RC-PCR टेस्ट डायग्नोस्टिक के लिए बनी ही नहीं है, अप्रूव्ड ही नहीं हुई। नंबर 1, आप CDC के वेबसाइट में जाकर देखेंगे तो वहां भी लिखा है कि ये टेस्ट कितना कारगर होगा कोरोना वायरस को डिटेक्ट करने में, अभी तक हमें पता नहीं है। आप FDA फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की वेबसाइट में जाकर देखेंगे तो आप पाएंगे वहां भी लिखा है कि ये टेस्ट अनप्रूवन है। ये टेस्ट अनप्रूवन है, अभी तक प्रूव नहीं किया हमने, बस हमने दे दिया। बोलने का मतलब ये है कि आपको या मुझे कोई बुखार नहीं है, कोई टेम्परेचर नहीं है, लेकिन अगर मैं कोरोना उस टेस्ट से टेस्ट करूंगा तो देयर इज चांसेस, 10% चांसेस है कि वो बोल दे कि मेरे अंदर वायरस है, राइट, कोरोना वायरस है। तो वो टेस्ट इज नॉट रिलायबल, वो टेस्ट कोई टेस्ट है ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, मैं सिर्फ एक ही उदाहरण दूंगा, इससे समाप्त करूंगा इस वाले पॉइंट को, फिर आगे बढ़ेंगे। वुहान में डॉक्टर ली, जिन्होंने सबसे पहले दुनिया को आगाह किया था कि कोरोना वायरस की तरह कोई वायरस नया आ गया है, जब उनकी मौत हुई, मौत से थोड़ी देर पहले कई बार PCR टेस्ट किया गया और हर बार PCR नेगेटिव आया, यानी कि उनके बॉडी में कोरोना वायरस नहीं पाया जा रहा, और करते करते एक बार पॉजिटिव आया, उसको पकड़ लिया और बोला दुनिया को देखो ये कोरोना वायरस से मर गए। भारत में भी यही हो रहा है, एक पेशेंट को कई बार टेस्ट कर रहे हैं, 4 बार 5 बार नेगेटिव आया, फिर जैसे ही पॉजिटिव आ गया तो पॉजिटिव वाले को पकड़ के बोल रहे हैं ये कोरोना वायरस का पेशेंट है। बोलने का मतलब यह है कि हर हाल में ये साबित करना कि ये पेशेंट जो है कोरोना वायरस का ही है। तो ये जो टेस्ट है, ये टेस्ट को किसी ने अप्रूव नहीं किया, ना CDC ने, ना FDA ने, ना मैन्युफैक्चरर जिसने इस टेस्ट को बनाया है उसने तो आपने खास लिख दिया कि ये टेस्ट अप्रूव नहीं है, सिर्फ WHO बोल रहा है। WHO एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसको आज से 10 साल पहले 2010 में H1N1 के घोटाले के लिए PAC, पार्लियामेंट्री असेंबली ऑफ काउंसिल ऑफ यूरोप ने लुटेरा घोषित किया था, वही WHO एक बार फिर बोल रहा है कि कोई ये टेस्ट कर लो और टेस्ट से पता चल जाएगा कौन कोरोना वायरस का पेशेंट है। एक ऐसा टेस्ट जो अप्रूव नहीं है, एक ऐसा टेस्ट जो 4 बार बोलेगा नहीं, 1 बार बोलेगा हाँ, कई बार 4 बार बोलेगा हाँ, 1 बार बोलेगा ना। एक ही आदमी के 2 सैंपल लें, एक मुंह से एक नाक से, नाक वाले को बोलेगा हाँ आप कोरोना वायरस पेशेंट है, मुंह वाले को बोलेगा ना, फिर दोबारा से नाक और मुंह से ले सैंपल, ठीक इसका उल्टा बोलेगा। ये सारे रिसर्च पेपर मेरे पास हैं, ये सारे रिसर्च पेपर आज मैं आखिर में एक लिंक दूंगा, उस लिंक के जरिए आप डाउनलोड कर सकते हैं। जितनी बातें मैंने बताई या जो बातें बताऊंगा वो सारे के सारे बातों का जो रेफरेंस है वो आपको दे के जाऊंगा। तो मैं अभी जो बोल रहा हूं वो सिंप्लीफाई करते हुए मैं जर्नल का नाम कोट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वो जर्नल के रेफरेंसेस मैं आपको दूंगा, आप सारा कुछ PDF के फॉर्म में लेके पढ़ सकते हैं। तो पहली बात कि यहाँ पे डिटेक्शन मशीन है, जब भी किसी को बुखार होगा, जुकाम होगा, या देखेंगे एक कोरोना वायरस का पेशेंट पाया गया, उसके पूरे परिवार को, पूरे कॉलोनी में सबका चेकिंग होगा, और चेकिंग होगा तो उनमें से कुछ 5, 10, 20, 25 लोग बोलेंगे कि ये कोरोना वायरस के पेशेंट है। दरअसल ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो टेस्ट अप्रूव्ड ही नहीं है। जो टेस्ट अप्रूव्ड नहीं है उस टेस्ट से कैसे आप डिसाइड कर सकते हैं कि कोई कोरोना वायरस का पेशेंट है या नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अगर मैं मान लेते हैं कि मैं कोरोना वायरस का पेशेंट हूं, ऐसा हो भी जाता है, तो उस कोरोना वायरस के पेशेंट का इलाज क्या है? देखिए एलोपैथी में अब ये जो क्वारंटाइन कर रहे हैं, क्वारंटाइन वर्ड तो मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार सुना है। पिछले 200 साल की हिस्ट्री में देखिए, मेडिकल हिस्ट्री में क्वारंटाइन वर्ड अभी पहली बार ही आया है। लॉकडाउन, क्वारंटाइन, ये सारे शब्द, राइट। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि कोरोना जो इलाज है, इलाज में एंटीबायोटिक दिया जा रहा है। अरे भाई कोरोना वायरस है, इसमें एंटीबायोटिक क्यों दे रहे हो? कोई कारण नहीं है। इलाज में HIV की दवाई दे रहे हैं, अरे भाई क्यों दे रहे हो? कोई इतिहास है HIV की दवाई का? कोई रेफरेंस है? कोई प्रूफ है? नहीं है। इसमें रेमडेसिविर एक ऐसी दवाई दे रहे हैं जो इबोला में दिया था और बड़ी बुरी तरह से फेल हुआ था, लोग मारे गए थे, इबोला से नहीं, इस दवाई के साइड इफेक्ट से। और वो दवाई इबोला के समय से अभी भी गोडाउन में स्टॉक किया हुआ है कि किसी बीमारी के मत्थे चढ़ा दें और बीमारी से जोड़ के उसको बांटना शुरू कर दें।
भारत ने दिलदारी दिखाई और डब्ल्यूएचओ को बोला कि कोई बात नहीं, हमारा जो भारत के पेशेंट है इन पे हम ये नया एक्सपेरिमेंटल ड्रग, देखिए रेमडेसिविर ये एक एक्सपेरिमेंटल ड्रग है, इसकी अभी तक इस दवाई की अभी तक एफिकेसी तय नहीं हुई है, ये दवाई को अभी तक अप्रूवल मिला नहीं है, लेकिन इसको भारतीयों पे हम और आप जैसे भारतीयों पे जबरदस्ती लगी गिनी पिग इसको दिया जा रहा है इस वक्त राइट नाउ। तो एंटी मलेरियन ड्रग, मलेरिया का कोई लेना देना नहीं है वायरस से, मलेरिया के जो कीटाणु वायरस नहीं होते, लेकिन मलेरिया की दवाई भी दी जा रही है। जबकि 2 दिन पहले परसों भी ब्राजील का एक रिसर्च पेपर ट्रायल कंक्लूड किया कि ये दवाई जो भी लेगा उसमें हार्ट रेट एबनॉर्मली हाई हो जाने के चांसेस हैं, जिससे उसकी डेथ हो जाएगी, और जो कि हो भी रही है। भारत में एक हफ्ते पहले एक डॉक्टर की डेथ हो गया था गुवाहाटी में, आपको पता ही है, जैसे ये दवाई लिया एंटी मलेरियन ड्रग जिसे बोलते हैं। तो मलेरिया की दवा, इबोला का फेल्ड ड्रग, HIV की दवा, एंटीबायोटिक्स, ये सारी दवाइयां दी जा रहा है फोर्सफुली, जैसे कि आप और हम कोई गिनी पिग हैं। नंबर 1। नंबर 2, एक आखिरी बात कि जब किसी को कोरोना वायरस पाया जा रहा है तो क्या उसके पास ये चॉइस है कि मैं आयुर्वेद में जाके इलाज कराऊं, अपना होम्योपैथ में जाके इलाज कराऊं, नेचुरोपैथ में जाके इलाज कराऊं, घर में बैठ के इलाज कराऊं, या मैं क्वारंटाइन में चला जाऊं? कोई ऑप्शन नहीं है। आपको पकड़ के ले जाएंगे और गिनी पिग की तरह आपको दवाइयां देंगे। अगर दवाइयों के बाद आप मर जाते हैं तो बोलेंगे भाई ये तो कोरोना से मर गए और कहीं बच के निकल गए, तो डब्ल्यूएचओ को बताएंगे देखो ये मेडिसिन सक्सेसफुल हो गया, ये तो मेडिसिन ने ठीक कर दिया। तो ये तो चल रहा है खेल। तो ऐसे में मैं जानता हूं कि आप में से ज्यादातर लोग जो हैं नेचुरोपैथी से जुड़े हैं, आयुर्वेद से जुड़े हैं, होम्योपैथ से जुड़े हैं। हमें और आपको क्या करना है? हमें और आपको क्या करना है? आप सोल्यूशन की बात करते हैं। सोल्यूशन सिर्फ एक है, सोल्यूशन सिर्फ एक है, और वो कि हमें अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना है। मैंने तो आपको पहले ही बोला था कि इम्यूनिटी ही इसका सोल्यूशन है, और इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए सिर्फ एक नाम मैंने बोला था, वो नाम दोबारा रिपीट करता हूं जो लोग लेट आए हैं, एंड दैट इज कॉल्ड डेंड्रिटिक सेल। डेंड्रिटिक सेल अगर आपके बॉडी में है, अगर आपने डेंड्रिटिक सेल का ख्याल रखा, तो ये फर्क नहीं पड़ता कि वो वायरस या बैक्टीरिया है या फंगी है या पैरासाइट है या केमिकल है, उसका नाम क्या है, नीड नॉट टू वरी। आपको अपने बॉडी के डेंड्रिटिक सेल का ख्याल रखना है। अगर आपने ये किया तो किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। यही चीज हमें हमारी ख्याल रखती आई है। आज मैं और आप जिंदा हैं, आप मुझे देख पा रहे हैं, मैं आपसे बात कर पा रहा हूं, इसका मतलब मेरा जो डेंड्रिटिक सेल है उसने मेरा अच्छा ख्याल रखा है, और हमें भी उसका अच्छा ख्याल रखना है। तो कैसे अच्छा ख्याल रखना है? 2 तरह से। प्रिवेंशन अच्छा ख्याल रखने का सिर्फ एक चीज फिलहाल याद रखिए, रोज हर दिन आपको अपने बॉडी को 0.2 ग्राम विटामिन सी देना है। 0.2 ग्राम विटामिन सी देना है। अच्छा, 0.2 ग्राम ही क्यों देना है, विटामिन सी ही क्यों देना है? बहुत सारे सवाल होंगे। इन सारे सवालों के जवाब के लिए मेरे पास 167 रिसर्च पेपर हैं पिछले 100 साल के, वो मैं आपको देके जाऊंगा। इसीलिए क्योंकि टाइम बहुत यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड है तो बहुत डिटेल में मैं जा नहीं सकता, लेकिन सिर्फ एक चीज आप करना शुरू कर दीजिए कि रोज आपके बॉडी को 0.2 ग्राम विटामिन सी देना है। कैसे देना है? पाउडर से नहीं, सिर्फ फल से और सब्जी से। फल और सब्जी से कैसे दें? देखिए बहुत सिंपल, 1 बड़ा अमरूद खाएंगे, 2 मीडियम साइज ऑरेंज खाएंगे, 3 आम खाएंगे, या 4 टमाटर खाएंगे, या फिर इतना हाथ में मुट्ठी भर मटर खाएंगे, या फिर कोई भी 3-4 तरह के फल 300 ग्राम 400 ग्राम खा लेंगे। तो इनमें से कुछ भी एक कर लेंगे तो 0.2 ग्राम विटामिन सी आपके बॉडी में चला गया। ये हुई पहली बात। दूसरी बात, रोज 5 मिनट 10 मिनट के लिए धूप दिखाना है, विटामिन डी। रोज 5 मिनट के लिए धूप में जाना ही जाना है। आजकल जिन्हें कोरोना के पेशेंट बताते हैं उनके साथ उल्टा ही कर रहे हैं, बिल्कुल उल्टा। धूप से कट ऑफ कर दिया क्वारंटाइन में, आफ्टर ऑल फ्रेश एयर से कट ऑफ कर दिया क्वारंटाइन में, आफ्टर ऑल विटामिन सी का नामो निशान नहीं है, पैक्ड फूड प्रोसेस्ड फूड दिया जा रहा है, राइट। तो हमें क्या करना है? हमें विटामिन सी लेना है, विटामिन डी लेना है, सनलाइट में जाना है। एक चीज नहीं करना है, एनिमल प्रोटीन बॉडी के अंदर ना जाए। एनिमल प्रोटीन बॉडी के अंदर ना जाए। एनिमल प्रोटीन कहां से आएगा? कोई भी ऐसा खाना जो जानवरों से आता हो, कोई भी ऐसा खाना जो जानवरों से आता हो, जैसे दूध है, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, दूध, दही, लस्सी, मक्खन, घी, पनीर, छाछ, अंडा, मीट, मछली, इनमें एनिमल प्रोटीन है। तो एनिमल प्रोटीन को आपने हटाया, विटामिन सी को हमने जोड़ा, विटामिन डी को हमने जोड़ा, है वो इतना स्ट्रांग रहेगा कि आपको इस तरह के वायरस से या किसी भी तरह के वायरस से चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सो there will be no problem of any bacteria or any virus। ये है प्रिवेंशन। एज ए नेचुरोपैथ, एज ए आयुर्वेदाचार्य, ये चीज आप लोगों में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सिर्फ इतना दिमाग में रखें, 0.2 ग्राम। अच्छा, तो लोग बोलते हैं मैं एक टैबलेट खा लूं, टैबलेट में क्या होगा कि सिर्फ विटामिन सी होगा। लेकिन मैं फल से इसलिए बोल रहा हूं कि विटामिन सी अपने आप में आपके बॉडी में सारा काम नहीं। फल खाएंगे, जैसे 2 ऑरेंज खा रहे हैं, उसमें विटामिन सी के अलावा विटामिन ई के साथ साथ 50 और न्यूट्रिएंट होंगे, और तब टुगेदर वो काम करेंगे। इसीलिए मैं बोलता हूं फ्रूट्स
तो जितने भी लोग आप सुन रहे हैं, आप सिर्फ ये बात दिमाग में लोगों घुसा दीजिए कि आपको 3 स्टेप 1 0.2 ग्राम विटामिन सी इन द फॉर्म ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल पूरे दिन में। स्टेप 2 धूप में जाना है 5 मिनट के लिए सही, धूप में जाना है। 3 एनिमल अवॉइड करना किया तो एक काम हो जाएगा डेंड्रिटिक सेल आपका। अगर ऐसा हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए मैं इसका सबूत देता हूं आपको। मैंने अपने वीडियो में बताया था कि देखिए पूरा दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है, लोग कोरोना से डर रहे हैं, जबकि कोरोना तो सिंपल वायरस है और हमारे बॉडी का डेंड्रिटिक सेल अच्छा है। मैं अपने आप को दोबारा ऑफर करता हूं और मेरे कई सारे डायबिटीज एजुकेटर हैं, करीब 1500 डायबिटीज एजुकेटर, जिन्होंने बार बार मुझे बोला कि वो भी अपने आप को ऑफर कर रहे हैं कि जहां पे कोरोना का वार्ड है वहां पे अगर सरकार चाहेगी तो मैं जाने को तैयार हूं, बिना ग्लव्स लगाए, बिना ढके, और उनका इलाज करने को तैयार हूं। कैसे इलाज करूंगा उनका वो मैं आपको बताने। अगर मुझे कोरोना वायरस हो गया तो चिंता की बात नहीं, मेरा डेंड्रिटिक सेल इतना स्ट्रांग है कि वो देख लेगा, झेल लेगा, मुझे डरने की जरूरत नहीं है। तो एक बार फिर आपके माध्यम से अगर आप सरकार तक पहुंच सकते हैं तो मैं अपने आप को ऑफर करता हूं, और मैं ही नहीं, मेरे उनमें से काफी लोगों ने अपने आप को ऑफर किया है, वो हर शहर में फैले हुए हैं। तो किसी भी शहर में हमारे एजुकेटर्स हैं जो अपने आप को ऑफर करते हैं, क्योंकि हमें पता है असलियत क्या है, रियलिटी क्या है, राइट। ऐसा नहीं कि मैं बहादुर हूं, मैं अपने आप को सैक्रिफाइस कर रहा हूं। मुझे पता है कि कोरोना वायरस कोई बहुत बड़ा राक्षस नहीं है, वो तो एक फ्लू वायरस है, वो तो कॉमन कोल्ड जितना ही खतरनाक है। तो कॉमन कोल्ड से आप डरे हैं क्या? तो ये हो गया प्रिवेंशन की बात। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात इस पूरे लेक्चर में मैं जो बोलने जा रहा हूं अगले 2 मिनट में, तो वो ये बोलने जा रहा हूं। देखिए इस बात को थोड़ा ध्यान सुनिए अगले 2 मिनट के लिए। वो ये, जैसे ही आपको पहला सिम्टम आएगा, जैसे ही आपको पहला सिम्टम आएगा फ्लू का, मतलब टेम्परेचर बढ़ गया है, फीवरिश फील हो रहा है, छींक आने लगी है, कमजोरी फील हो रही है, जैसे ही पहला ऐसा सिम्टम आएगा समझ लीजिए कि आपके बॉडी में कोई ना कोई वायरस या बैक्टीरिया है। वो कोरोना वायरस नहीं है, कोई ना कोई है। तो ऐसे में आपको उसी वक्त से फॉर नेक्स्ट 3 डेज 3 स्टेप डाइट, लिक्विड, फ्लूइड एंड सॉलिड डाइट आपको शुरू करना है। मैं आपको बता सकता हूं हजारों लोग हैं जिन्होंने इसको किया। आप में से भी अगर किसी ने ये 3 स्टेप डाइट किया तो आप स्क्रीन पे लिख सकते हैं अपने कमेंट में जाके। तो जैसे ही आप ये 3 स्टेप डाइट करेंगे, तीसरे दिन के शाम तक वो वायरस न जाने कहां गायब हो जाएगा, और चौथे दिन सुबह आप खड़े होकर सारे काम करेंगे जितना कि पहले दिन इससे वायरस से पहले कर रहे थे। 3 स्टेप डाइट अगले 2 मिनट में मैं बोल रहा हूं। वो ये, स्टेप 1 आपका बॉडी वेट डिवाइड बाय 10। मेरा बॉडी वेट मान लो 60 kg है, डिवाइड बाय 10 इट बिकम 6। 6 ग्लास पूरे दिन में नारियल पानी ताजा वाला, और 6 ही ग्लास पूरे दिन में सिट्रस फ्रूट जूस, मौसमी का जूस, संतरे का जूस, अनानास का जूस, किन्नू का जूस। देखिए कितना बड़ा ग्लास होना चाहिए, करीब 400 ml। 400 ml मतलब ये बड़ा, और उसको पीते हुए वक्त कम से कम लगे 10 मिनट, और उसमें छानना नहीं है। पहले दिन सिर्फ इतना ही करना है, कुछ और खाना नहीं है, कुछ और पीना नहीं है, सिर्फ इतना करना है। जैसे आप ये करेंगे तो आपका जो बॉडी टेम्परेचर है 102 से ऊपर जाएगा नहीं, और अगर जाएगा 103, 104, घबराने की जरूरत नहीं है। 12 साल हो गए हैं मेडिकल फील्ड में, मैंने नहीं देखा कि टेम्परेचर बढ़ने से किसी का ब्रेन हेमरेज होता है, किसी की डेथ होती है, अगर वो इस तरह के डाइट में है तो। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, स्ट्रांगली आप रहिए, टेम्परेचर की चिंता मत कीजिए। नंबर 1 वेरी इंपॉर्टेंट, लिक्विड डाइट। इसके पीछे का साइंस मैं बता दूं, विटामिन सी है इसके अंदर, मिनरल वाटर की तरह है, कोकोनट वाटर भगवान का बनाया हुआ मिनरल वाटर। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो बॉडी के न्यूट्रिएंट बॉडी यूज करता है, तो बॉडी को न्यूट्रिशन चाहिए तो वो कोकोनट वाटर से मिल जाएगा। बॉडी डिहाइड्रेट होती है, बॉडी को हाइड्रेशन चाहिए, वो नारियल पानी और सिट्रस फ्रूट जूस से मिल जाएगा। तो जो भी औजार बॉडी को चाहिए वो आप दे रहे हैं पहले दिन। दूसरा दिन डे 2 का जो फॉर्मूला है वो बहुत ही सिंपल है। अच्छा, जो लोग बोल रहे हैं कोकोनट वाटर मार्केट में नहीं है, तो उसका ऑल्टरनेट मैं बता दूं, ऑल्टरनेट है अनार। अनार कितने लेने हैं? अगर 6 ग्लास आपका आता है अपने फॉर्मूले के हिसाब से, आपका बॉडी वेट डिवाइड बाय 10, तो 6 अनार लेने पूरे दिन में। 6 अनार खा लो, चबा चबा खा लो, तो भी नारियल पानी का काम करेगा, राइट। तो ऑल्टरनेट और भी कुछ होते हैं, मैं आगे चल के बताऊंगा, पहले मैं क्लियर कर लेता हूं। डे 2 दूसरे दिन तक आप देखेंगे टेम्परेचर 101 के आसपास रहेगा, लेकिन 102 तक भी नहीं पहुंचेगा। दूसरे दिन का फॉर्मूला, योर बॉडी वेट डिवाइड बाय 20। मेरा बॉडी वेट 60 kg है, डिवाइड बाय 20 दैट बिकम्स 3। 3 ग्लास नारियल पानी और 3 ही ग्लास सिट्रस फ्रूट जूस पूरे दिन भर में, उसी तरह से जैसे कल किया था उतना ही बड़ा ग्लास। साथ में एक और फॉर्मूला, आपका बॉडी वेट इंटू 5। मेरा बॉडी वेट 60 kg इंटू 5, 300 ग्राम खीरा टमाटर, 300 ग्राम खीरा टमाटर कच्चा खा जाना है। इतना ही करना डे 2 में, और कुछ नहीं करना है, आराम से घर में लेटे रहना है, बैठे रहना है, जैसा मन करे करे। 3rd डे तक आप ऑलमोस्ट ठीक हो चुके होंगे। तीसरे दिन का फॉर्मूला, आपका बॉडी वेट डिवाइड बाय 30। मेरा बॉडी वेट 60 kg है, डिवाइड बाय 30 दैट बिकम्स 2। 2 ग्लास सिट्रस फ्रूट जूस और 2 ग्लास नारियल पानी 12 बजे तक। 12 बजे के बाद लंच जो होगा वो वही होगा जो कल का वो खीरा टमाटर का फॉर्मूला था, बॉडी वेट इंटू 5। बॉडी वेट इंटू 5 मतलब 300 ग्राम खीरा टमाटर मेरे लिए। शाम तक आप सरप्राइज होंगे, लोग शॉक्ड होंगे कि शाम तक आप ठीक हो चुके हैं। तो शाम का खाना वेजिटेरियन खाना होगा, सिंपल रोटी सब्जी दाल चावल जो भी आप खाते हैं, और कम तेल कम नमक में, और चौथे दिन आप अपने काम पे जाइए। देखिए
ये बताते हुए मैंने 2000 मेरे ख्याल से 16 से मैं ये बता रहा हूँ, 16, 17, 18, 19, अब 20 आ गया है। और हजारों लोग जो मुझे अक्सर बताते रहते हैं H1N1, डेंगू, चिकनगुनिया, न जाने कौन कौन से, इंडिया में, इंडिया से बाहर, मैंने उन सबको बोला है और आपको भी बता रहा हूँ। आप लोग जिन्होंने यूज किया ये टेक्निक, प्लीज कमेंट में जाके लिखिए कि हाँ हमने इसको यूज किया है, आप भी। यही मैं मेथड है, आपसे यही मेथड है ठीक होने का। तो आज भी मैं कुछ वीडियोस डालूंगा इस लेक्चर के बाद, हमारे जिन लोगों ने ये टेक्निक यूज किया उनकी कंपाइलेशन। तो ये टेक्निक काम करती है, हर बार काम करती है, मेरे घर में काम करती है, मेरे पड़ोसियों में काम करती है, आपको पता है काम करती है। अगर आपको विश्वास नहीं आ रहा है ये काम करती है, आप में से वो लोग जिन्होंने ट्राई नहीं किया, आप अपने फेसबुक में जाके लिखिए क्या ये 3 स्टेप डाइट किसी ने यूज किया, किसी को फायदा हुआ। आप पाएंगे कि आपके ही नेटवर्क में, आपके ही कम्युनिटी में कोई ना कोई लोग मिल जाएंगे जो बोलेंगे हाँ हमने खुद ही किया और हमें फायदा हुआ। तो ये 3 स्टेप डाइट है जो हर बार काम करती है और आपके लिए भी काम करेगी। तो इसको आप कीजिए, ये तो हुआ क्योर। लेकिन ये काम तब करती है ज्यादा जैसे ही आपको पता चला कि मुझे ऐसा कुछ हुआ है। और आप में से वो लोग जो डायबिटीज के पेशेंट हैं, बीपी के पेशेंट हैं, थायराइड के पेशेंट हैं, तो याद रखिए, कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट हैं, तो जब ये 3 दिन का डाइट ले रहे होंगे तो बीपी आपका कम होने लगेगा, ब्लड शुगर आपका कम होने लगेगा, कोलेस्ट्रॉल आपका कम होने लगेगा। तो ये सारी दवाइयां या तो पूरी तरह छोड़ना पड़ेगा, अगर तो मेडिसिन है तो छोड़ दीजिए, अगर तो ये इंसुलिन है तो 50% कम करना पड़ेगा, नहीं तो ब्लड शुगर बहुत कम हो जाएगा, ब्लड प्रेशर बहुत कम हो जाएगा, राइट। तो वो ठीक बात नहीं है। तो ये जो 3 दिन का डाइट है ना केवल आपके वायरस से लड़ने में हेल्प करेगा, दिस 3 डेज डाइट आपके बाकी पैरामीटर को भी और अच्छा कर देगा, यानी कि दवाई का काम कर रहा है। तो ये तो हो गया वायरस से कैसे लड़ना है। लेकिन वायरस एक और तरीका होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूं। जो लोग यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन से जो अगर प्रॉब्लम है, हेपेटाइटिस के जो पेशेंट्स हैं, राइट, इस तरह के इन्फेक्शन, या एचआईवी के जो पेशेंट, एचआईवी के बारे में मैं कभी और डिटेल बताऊंगा। जो लोग लंबे समय से वायरस से जूझ रहे हैं, जैसे ट्यूबरक्लोसिस है, ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया एक जो 6 महीने साल भर से ट्रीटमेंट चल रहा है, ऐसे बैक्टीरिया, ऐसे वायरस जो आपके बॉडी में सालों साल से हैं और आप उससे लड़ रहे हैं, दवाइयां खा रहे हैं, उनके लिए मेथड मैं अभी बताने जा रहा हूं अगले 1 मिनट में। तो अब ये तीसरा और आखिरी मेथड है उन लोगों के लिए जो वायरस और बैक्टीरिया जैसे यूटीआई है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, जैसे हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस ई, हेपेटाइटिस ई, व्हाटएवर हेपेटाइटिस, मतलब हर तरह का वायरस जो लिवर को अफेक्ट करता है, या फिर हर तरह का बैक्टीरिया जैसे ट्यूबरक्लोसिस है जो भारत में 15 लाख लोग पीड़ित हैं। तो ऐसे लोगों का जो फॉर्मूला है, ऐसे लोगों का टेक्निक है, उसका नाम है 2% प्रिंसिपल। इसका नाम है 2% प्रिंसिपल। 2% प्रिंसिपल क्या है? बड़ा ही सिंपल है, 2% प्रिंसिपल। इसमें बहुत सिंपल है, आपके बॉडी वेट का 2%, आपके बॉडी वेट का 2%। मान लो मेरा बॉडी वेट 70 केजी है, 70 केजी का 2%, 70 केजी का 2% होता है 1400 ग्राम्स, मतलब 1 किलो 400 ग्राम, 1 किलो 400 ग्राम मेरे केस में, क्योंकि मेरा बॉडी वेट अगर 70 केजी है तो 2% रूल में इतना ही करना है। आपको पेशेंट से पूछना है कि भाई क्या प्रॉब्लम है, बोलेगा मुझे ट्यूबरक्लोसिस की दवा ले रहा हूं, मैं हेपेटाइटिस की दवा ले रहा हूं, मैं यूटीआई की दवा ले रहा हूं, मैं एचआईवी की दवाई ले रहा हूं। अच्छा, आप वायरल किसी चीज की दवाई ले रहे हैं, आप बैक्टीरिया किसी चीज की दवाई ले रहे हैं, तो आपको 2% रूल करना है। 2% रूल में एक ही चीज पूछिए कि आपका वेट बता दीजिए, वो बोलेगा मेरा वेट 70 केजी है, आप बोलिए कि इसका 2% कितना होता है, वो है 1400 ग्राम। बस आपको पूरे दिन भर में 1400 ग्राम कच्ची सब्जी और फल खाना है। 1400 ग्राम, ये आपकी दवा है, उसमें से आधा तो सब्जियां होंगी 700 ग्राम और आधा फल होगा 700 ग्राम। 3-4 तरह के फल, वो कौन से फल, वो आप जाने, आपका काम जाने। 3-4 तरह की सब्जियां, कौन सी सब्जियां, आप जाने, आपका काम जाने, राइट। जो भी कच्ची सब्जी मिल जाता हो, वो टमाटर है, खीरा है, मूली है, गाजर है, ककड़ी है, मटर है, शिमला मिर्च है, लाल, पीली, हरी, सलाद पत्ता है, हजारों तरह की चीजें हैं। उनमें से जो सस्ती मिलती हो, जो फ्रेश मिलती हो, जो आप खा सकें, वो ले लीजिए। 3-4 तरह की कच्ची सब्जी 700 ग्राम और तरह के फल 700 ग्राम। 700 ग्राम मेरे केस में, क्योंकि मेरा बॉडी वेट तो भाई 70 केजी है ना। तो पूरे दिन भर में ये जब खाएंगे, दिन के आखिर तक ये पेट के अंदर जाना चाहिए, बस इतना ही है। ये है एक रूल। 2% रूल का सिर्फ आखिरी रूल ये है, 2 तरह की चीजों को अगले 3 महीने के लिए, 2 तरह की चीजों को अगले 3 महीने के लिए छोड़ देना। सिर्फ 3 महीने के लिए बोल रहा हूं मैं। वो 2 तरह की चीजें क्या है? एक, ऐसी चीजें जो जानवर से, अंडा, मछली या चिकन या डेयरी प्रोडक्ट्स, और ऐसी चीजें जो फैक्ट्री से निकलती हैं, जैसे ब्रेड, बिस्किट, नमकीन, पैक्ड फूड। तो 2 तरह की चीजें छोड़नी है, और 2% वेट बॉडी का, आधा फल, आधा सब्जी, और बाकी रोटी, दाल, ये सब खाइए, बल्कि पेट भर के खाइए, जितना मर्जी खाइए। तो बस करना है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में, ट्यूबरक्लोसिस में, या फिर हेपेटाइटिस में, या फिर एचआईवी में, इस तरह की बीमारियों में कब तक करना है? इसका आंसर ध्यान सुनिए, 3 से 4 महीने। 3 से 4 महीने। 3 से 4 महीने क्यों? हर 3 से 4 महीने में आपका सारा खून नया हो जाता है। Every after 3 to 4 months, your body is having new blood, नया ब्लड।
वो जो नया ब्लड आएगा 3-4 महीने के अंदर, उस नए ब्लड में इस पुराने वायरस या पुराने बैक्टीरिया का नामो निशान नहीं होगा। यानी कि 3-4 महीने बाद अगर आपका HIV नेगेटिव पॉजिटिव आ रहा था, HIV नेगेटिव आएगा। अगर वो ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट थे वो ठीक हो जाएंगे, सिम्टोमेटिकली कुछ नहीं रहेगा। अगर वो UTI था वो सिम्टोमेटिकली गायब हो जाएगा। हेपेटाइटिस A B C D E या कुछ भी है वो गायब हो जाएगा। कितना? 3 से 4 महीने। तो देखिए प्रिवेंशन मैंने बता दिया। अगर वायरल फ्लू टाइप है तो 3 दिन, और अगर इन्फेक्शन है तो 3 या 4 महीने। 4 महीने मान लीजिए, तो बस इसी के अंदर सारी बीमारियां कवर हो जाती हैं। इन्फेक्शियस डिजीज कवर हो जाती है, राइट। तो ये आप बता सकते हैं। आप में से बहुत लोगों ने किया भी होगा अपने लिए या अपने किसी पेशेंट के लिए, तो वो भी स्क्रीन पे आप टाइप करके बता सकते हैं अगर किसी ने किया तो। और या अपना वीडियो बना के या उस पेशेंट का वीडियो बना के आप भेज सकते हैं, या अपने ही फेसबुक में पोस्ट कर सकते हैं। देखिए ये जो मैंने बताया है, इस बताने से इसका कुछ व्यापार नहीं हो सकता, राइट। क्योंकि सब्जियां फल इनके कॉपीराइट नहीं हो सकते, इनके पेटेंट नहीं हो सकते। इसीलिए इन चीज़ों को दबाया गया, रोका गया, ताकि ये लोगों को पता ना चले। लेकिन इसीलिए ये काम आपका है, आयनों का है, मेरा है, कि हम सब मिलके हर घर में जाके हर एक से इंटरनेट के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से आप लोगों को पहुंचाएं। जब लोगों को बताएंगे तो याद रखिए ये कोई मेरा बनाया हुआ मेथड नहीं है, ये कोई मेरा बनाया हुआ मेथड नहीं है, ये ऑलरेडी सिस्टम में था। मैंने तो आसान शब्दों में आपको बताया है। ये 3 मेथड बताए। प्रिवेंशन कैसे करना है, 2 ग्राम विटामिन सी। दूसरा 3 स्टेप डाइट, 3 दिन में कैसे ठीक करना है। तीसरा जो लंबी बीमारियों को कैसे ठीक करना है। ये तीनों डाइट बताया। ये तीनों डाइट आई कहां से, मुझे कैसे पता चला, हम क्यों मान लें, साइंस क्या है इसका? अगर आपके दिमाग में सवाल है तो इसका जवाब ये किताब है। देखिए इतनी मोटी किताब मैंने बनाई है, और ये किताब के अंदर सारे जवाब हैं। ये किताब बड़ी मुश्किल से, बड़ी मेहनत से बनाई है। इसमें करीब 1200 पेजेस हैं, लेकिन ये किताब आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप अगर ये किताब डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिख लीजिए, लिंक मैं दे रहा हूं, biswaroop.com/corona book, biswaroop.com/corona book। ये अगर आप टाइप करेंगे तो मेरा वेबसाइट में वो पेज खुल जाएगा, और इस पेज में आप इतनी मोटी किताब को डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अंदर जो भी चीज अभी आज मैंने लेक्चर में कवर किया है, उन सबके साइंटिफिक एविडेंसेस पूरे PDF के साथ एक ही जगह पे आपको मिल जाएगा, राइट। पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे ध्यान से देखिए कि यहाँ पे मेरा नाम भी लिखा हुआ है, राइट। लेकिन मैं आपको बता दूं, इस बुक का राइटर मैं नहीं हूँ, ये बुक तो मैंने कंपाइल किया है, ये बुक के राइटर आप भी हैं, राइट। तो आप चाहे तो अपना नाम भी लिख सकते हैं और लिख के आप लोगों को दे सकते हैं, राइट। तो ये अगर मैं बोलूँ ये मेरी चीज है, ये मेरा टेक्निक है, ये मेरा डाइट है, वो गलत होगा। ऐसी बात बोलते थे सिर्फ इस दुनिया में एक ही इंसान, उनका नाम था श्री राजीव दीक्षित जी। और उसके बाद अब ये हमारी बारी है उसी चीज को आगे बढ़ाना, कि याद रखिए अगर हेल्थ है तो ही सब कुछ है। और आज जो आप देख रहे हैं कोरोना का जो खेल है, ये खेल में हेल्थ को पीछे भगा रहे हैं। हेल्थ का मतलब दवाइयाँ, ऐसा सोच रहे हैं। अब मैंने बहुत कुछ बता दिया आपको, सिर्फ एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा, उसके बाद आपके सवाल और मेरे जवाब। सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सवाल ये, अभी लॉकडाउन चल रहा है भारत सरकार का, और लॉकडाउन में हम लोग घर में हैं, सपोर्ट कर रहे हैं सरकार का, करेंगे भी, मैं भी कर रहा हूँ और आप भी करेंगे, करना भी चाहिए। एक सवाल आता है कि सब्जी की दुकान में, फरीदाबाद में रहता हूँ, सब्जी का दुकान 4 घंटे खुलता है, 11 बजे से 3 बजे। सब्जियां, फल, सब्जी, खाना पीना, राशन वगैरह 4 घंटे के लिए। लेकिन दवाइयों की दुकान जो है वो सुबह से लेके रात तक खुलता है, या फिर 24 घंटे खुला रहता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से कई लोग मेडिकल बैकग्राउंड के हैं, नहीं है तो आपके दोस्त होंगे डॉक्टर, आप मुझे एक भी दवाई का नाम बताइए जिस दवाई से की वजह से किसी की जान बच सकती हो। एक भी दवाई का नाम बताइए। कि दवाई की दुकान पूरे 24 घंटे क्यों खोल के रखते हो भाई? उस दवाई की दुकान में ऐसी कौन सी दवाई है जिसकी जरूरत आधी रात को पड़ सकती है, जिसकी जरूरत रात को पड़ सकती है, दिन को पड़ सकती है, और वो दवाई अगर नहीं मिलेगी तो कोई मर सकता है? ऐसी कौन सी दवाई है? अगर ऐसी कोई दवाई है तो आप मुझे बताइए, और अगर ऐसी कोई दवाई नहीं है तो ये सिर्फ पूरे मार्केट में एक ही दुकान का अलाउ किया, वो है कि दवाइयों की दुकान खुली रहेगी। देखिए दवाइयों की कमी की वजह से हम बीमार नहीं पड़ रहे हैं, हमारे अपनी डेंड्रिटिक सेल की हेल्थ ना होने की वजह से हम बीमार पड़ रहे हैं, अगर पड़ रहे हैं तो, राइट। तो मैं आपको जवाब दे देता हूं कि इसी बात का सबूत है कि सिर्फ एक दुकान को खोलने का आदेश दिया है, वो है दवाइयों की दुकान। क्योंकि ये जो सारा खेल चल रहा है WHO का बना हुआ, इस खेल के पीछे कारण यह है कि किसी भी तरह से एलोपैथी का राज, राइट, वेस्टर्न मेडिसिन का राज पूरी तरह से है। अब देखिएगा आज से 6 महीने के अंदर वैक्सीन आ जाएगा, या 3 महीने के अंदर वैक्सीन आ जाएगा, और बोल देंगे कि वही लोग घर से बाहर निकल सकते हैं जो वैक्सीन लगाएंगे। पुलिस रोकेगी, दिखाओ वैक्सीन कार्ड, आप वैक्सीन कार्ड दिखाएंगे, चलो आगे बढ़ो। वैक्सीन कार्ड नहीं है, जिम नहीं जा सकते, वैक्सीन कार्ड नहीं है, स्कूल नहीं जा सकते, वैक्सीन कार्ड नहीं है, ऑफिस नहीं खोल सकते, राइट। तो वही चीज पट्टी पढ़ाई जा रही है। देखिए घर से बाहर निकलने के लिए मास्क लगाना है। भाई ये जो मास्क है, आपके पास भी मास्क है, ये जो वायरस है, वायरस कितना छोटा है? 100 नैनोमीटर। 100 नैनोमीटर कितना होता है? जो हमारे जो स्पर्म सेल्स हैं, स्पर्म सेल्स 5000 नैनोमीटर है, 5000 नैनोमीटर स्पर्म सेल्स हैं, उससे भी छोटा। मान लो स्पर्म्स फुटबॉल है,
तो ये जो वायरस है ये टेनिस का बॉल है, इतना छोटा। तो जिस भी आप मास्क लगा रहे हैं उसमें से पानी निकल सकता है, हवा निकल सकता है, तो उसमें से वायरस भी निकल सकता है। लेकिन मास्क का मेन मकसद जो मैं देख रहा हूं, हालांकि मास्क लगाइए बिकॉज सरकार का आदेश है, मास्क लगाने का मेन मकसद है कि बार बार अपने आप को याद दिलाना, देखो डर के रहो, डर के रहो, डर के रहो, डर के रहो। बार बार टीवी में बोल रहे हैं डरो 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 डरो, दिमाग में घुसा दिया आप मर सकते हैं, आप मर सकते हैं, मर सकते हैं। और एक बार वैक्सीन आएगा तो बोलेंगे कि वैक्सीन आ गया, ये लगा लो, बच सकते हैं। तो 140 करोड़ लोग वैक्सीन लगाएंगे और सालों साल लगाएंगे, हर साल लगाएंगे, और वैक्सीन लगाएंगे तो डेंड्रिटिक सेल काम करना बंद कर देगी। मैंने आपको बताया डेंड्रिटिक सेल के आंखों में पट्टी अगर आपको लगाना है तो वैक्सीन से लग सकता है। एक बार डेंड्रिटिक सेल अगर आपका काम करने बंद कर दे तो क्या होगा कि अब आप बीमार पड़ेंगे। कोई भी वायरस अटैक करेगा तो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी उससे लड़ नहीं सकती, और हमारी बॉडी की इम्यूनिटी अगर लड़ नहीं सकती है तो हम बीमार पड़ेंगे, बीमारी में रहेंगे और बीमारी से मरेंगे। यानी कि जितना पैसा हमने कमाया वो सब बीमारी में जाएगा। वो बीमारी की इलाज में नहीं जाएगा, वो दवाइयों में जाएगा। दवाइयां और इलाज दो अलग अलग बातें हैं। आप में से जो लोग एलोपैथिक हैं, सॉरी, जो लोग होम्योपैथिक हैं, आयुर्वेद के लोग हैं, यूनानी लोग हैं, नेचुरोपैथी है, आप सब मिलिए साथ में और एक सवाल अपने आप से पूछिए, लोगों से पूछिए कि भाई कोई कोरोना का पेशेंट है, वो आयुर्वेद से क्यों नहीं इलाज करा सकता, वो होम्योपैथ से क्यों नहीं इलाज करा सकता, वो नेचुरोपैथी से क्यों नहीं इलाज करा सकता। तो कोई बोलेगा क्योंकि नेचुरोपैथी में, होम्योपैथी में, आयुर्वेद में कोई इलाज है ही नहीं। तो क्या एलोपैथ में इलाज है? एलोपैथ में भी तो इलाज नहीं है। जो दवाइयां दे रहे हैं वो दवाइयों से तो लोग मर रहे हैं, राइट। सो खैर ये सारी बातें हैं और बातें तो आगे भी चलती रहेंगी, लेकिन अब मैंने जो कहना था वो काफ़ी सारा कुछ मैंने आपको बता दिया। ये डेंड्रिटिक सेल क्या होता है, कोरोना क्या है, ये खेल क्या है, साइंस क्या है, प्रिवेंशन क्या है, क्योर क्या है, हर चीज़ मैंने बता दिया। और मैं रिपीट करता हूँ, ये जो भी बातें बताई हैं वो सारे सबूत यहाँ पे हैं, ये सारे सबूत यहाँ पे हैं। और ये क्या है, ये किताब है जो फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हैं, bishrup.com/corona book। आप में से वो लोग जो हिंदी समझते हैं, जो ये इंग्लिश की जगह हिंदी चाहते हैं, तो उसी में हिंदी का भी लिंक दिया हुआ है। लेकिन हिंदी वाली जो बुक है वो समरी बुक है। समरी मतलब 25-30 पेज में समराइज किया हुआ है, और इंग्लिश में पूरा है। तो बाकी पूरी किताब को भी हम हिंदी में करेंगे, लेकिन समराइज वर्जन हिंदी में भी है और पूरी बुक तो इंग्लिश में है। ये सारी बुक आप अपने लिए डाउनलोड कीजिए और व्हाट्सएप के माध्यम से आप जितने लोगों तक चाहें इसको पहुंचाइए, ताकि लोग का डर बॉडी से बाहर निकले, वो डर से बाहर निकले, पहली बात। दूसरी बात, आज मैंने जितनी बात बताई है इनमें से कोई भी बात आप इसलिए मत मानिए कि मैं बोल रहा हूं। आप मेरे किसी भी बात को चैलेंज कर सकते हैं, राइट, आप उसमें सवाल खड़े कर सकते हैं। मैं हर बात के जवाब देने को तैयार हूं। हर सवाल के जवाब मैंने इस रिसर्च पेपर में डाले हैं, ताकि आपको भरोसा हो कि जो भी मैं बोल रहा हूं उसके पीछे सत्यता है, उसके पीछे ट्रुथ है, राइट। सो अब यहाँ पे मैं पूरा लेक्चर तो हो गया है। कोई अगर आपका सवाल है तो आप सवाल पूछ सकते हैं। आई एम डन विद माई लेक्चर, यू कैन आस्क क्वेश्चंस। मैं लगातार पढ़ रहा हूँ, आप कुछ ना कुछ लिख रहे हैं। आपके सवाल मैं पढ़ रहा हूँ इस वक्त, तो सवाल में किसी का कोई सवाल है तो आप लिखिए और उसका जवाब देने को मैं तैयार हूँ। ओके, अभी तक सवाल नहीं आए हैं। देखिए एक सवाल आया जगदीश चंद्रा जी का, विल वी स्टार्ट द वाइड कैंपेन अगेंस्ट मैंडेटरी वैक्सीन प्रोग्राम। देखिए ये कैंपेन शुरू करना पड़ेगा, कैंपेन शुरू करना चाहिए, ठीक है, कैंपेन शुरू करना चाहिए। बल्कि आज से इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक कैंपेन मैं शुरू करने जा रहा हूँ। आप में से जो लोग जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं, सब लोग जुड़िए। कैंपेन का नाम है स्टॉप ह्यूमन गिनी पिग कैंपेन। इंसान को गिनी पिग बनाया जा रहा है, इंसान को जबरदस्ती पकड़ के कि आप कोरोना हो, क्वारंटाइन करके ऐसी केमिकल डाल रहे हैं जो केमिकल का पहले से कोई रिकॉर्ड नहीं है। ऐसे केमिकल रेमडेसिविर जिसका जानवरों पे भी टेस्ट नहीं हुआ, वो इंसान पे टेस्ट किया जा रहा है, और टेस्ट में हजारों की संख्या में, और टेस्ट के बाद ये बता देंगे कि ये मेडिसिन काम करती है कोरोना के, और वो मेडिसिन फिर लागू हो जाएगा सभी के लिए। तो यानी कि इंसान बन गया ह्यूमन गिनी पिग, और इसमें भारत का योगदान है। ह्यूमन गिनी पिग भारतीय बन गए हैं, तो हमारा और आपका ये फर्ज बनता है कि हम स्टॉप ह्यूमन गिनी पिग कैंपेन में आगे चलें। इस कैंपेन के लिए 2 दिन पहले हमारे एक बहुत बड़े लॉयर हैं, प्रशांत भूषण नाम, मेरा स्लिप हो रहा था दिमाग से, प्रशांत भूषण जी, आप जानते ही होंगे नाम, उनके साथ में मिला था, और वो एक हमारे लिए PIL डालेंगे, ताकि इस तरह के जो अभी चल रहा है ये अभी खत्म हो जाए, राइट। सो आप भी जुड़िए इस कैंपेन में। अगर जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ने के लिए आप सब एंड ऑफ इलनेस, END ऑफ OF illness, ILLNESS, end of illness @
bishwaroop.com BISWAROOP.com में जाके आप मुझे मेल कर सकते हैं कि आप इस मिशन में जुड़ना चाहते हैं, इस कैंपेन में, मैंडेटरी वैक्सीन कैंपेन में, राइट, और ह्यूमन गिनिपिग कैंपेन में, जो कि पहले ऐसा लगता था सिर्फ वेस्टर्न यूएस तक ही लिमिटेड है, यूके तक ही लिमिटेड है, लेकिन अब वो चॉइस नहीं है, ये भारत में भी यही होने वाला है। उसी दिशा में भारत जा रहा है। नहीं तो क्यों आयुर्वेद आचार्य को कोरोना पेशेंट नहीं दिया जा रहा है, होम्योपैथ को कोरोना पेशेंट नहीं दिया जा रहा है, नेचुरोपैथ को कोरोना पेशेंट नहीं दिया जा रहा है, उनसे दूर रखा जा रहा है? क्योंकि मुझे पता है अगर किसी दिन एक पेशेंट भी आयुर्वेद के हाथ में चला गया, नेचुरोपैथ के हाथ में चला गया, तो उनकी पोल खुल जाएगी, ये पता चल जाएगा कोरोना नाम का कोई ऐसा घमासान बीमारी है ही नहीं, ये तो अपने आप ही ठीक होने वाली बीमारी है। एक आखिरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, याद रखिए कि अगर अभी का जो रिसर्च है ब्रिटिश मेडिकल जर्नल 2 अप्रैल, इसके अंदर दिया हुआ है ऑलरेडी, ब्रिटिश मेडिकल जर्नल 2 अप्रैल कि 80% लोगों के बॉडी में कोरोना जाने से कोई बीमारी होती ही नहीं है। यानी कि 100 लोगों के बॉडी में कोरोना वायरस जाएगा तो उसमें से 80 लोग बीमार नहीं पड़ेंगे, उनको पता भी नहीं चलेगा, सिर्फ 20 लोगों को बीमार पड़ेंगे। उस 20 में से भी 10 लोगों को सिर्फ थोड़ी मोटी खांसी और जुकाम होगा और कुछ नहीं होगा, बाकी 10 लोगों को बुखार भी होगा। यानी कि 90 लोगों के बॉडी में कोरोना वायरस जाएगा तो 10 लोग बीमार पड़ेंगे, फ्लू होगा। और उस 10 में भी जो मरने के चांसेस हैं वो मैंने बताया 0.1%, मतलब 1000 लोग बीमार पड़ेंगे तो एक मरेगा, जैसे किसी फ्लू में होता है, राइट। तो ये ऐसा कोई वायरस नहीं है जिसकी वजह से इतना सारा खेल करने की जरूरत पड़े या जरूरत है, राइट। फिर भी ऐसा हो रहा है जो हमारे आंखों के सामने है। शायद सच्चाई हमें ठीक से सामने नहीं ला पाए, ठीक से सामने लाना पड़ेगा, हम सबको मिलकर एक होना पड़ेगा। कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, मैं आपके सवालों को पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। अपनी इम्यूनिटी कैसे बढ़ाएं ये सारा कुछ मैंने बता दिया है। और गवर्नमेंट नहीं मान रही है डर, देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, 90% देश हैं लाइक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट की कोई दोष नहीं है। तो WHO से कंट्रोल्ड है, इंटरनेशनल बहुत सारे और कमिटीज हैं, UNO है, उनसे कंट्रोल्ड है, तो उनका जो भी आदेश होता है उस आदेश को यहाँ पे लागू किया जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ अपनी बॉडी भी होनी चाहिए। आयुष मिनिस्ट्री है वो सो रही है, अभी तक तो कुछ कर नहीं रही है, आपके सामने ही है सारा कुछ। आप जितना जानते हैं आयुष मिनिस्ट्री के बारे में उससे ज़्यादा कौन जानता है। हमारे आनंद बिरादर जी है, वो तो आयुष के गलियों में अक्सर ही दिखते हैं, लेकिन आनंद बिरादर जी से मैं पूछना चाहूँगा कि सर आनंद जी, अभी कोरोना का जब महामारी चल रही है तो हमारा आयुष कहाँ चला गया, हमारा नेचुरोपैथ कहाँ चला गया, हमारी नेचुरोपैथी कहाँ चली गई? वो तो बिल्कुल गायब हो गई, जैसे कहीं थी नहीं, दुबक के बैठ गई। हमारे आयुर्वेद सब दुबक के छुप के बैठ गए कि हमें कोरोना ना हो जाए। और एक अच्छे सोल्जर्स को ऐसा लग रहा है कि जो डॉक्टर्स हैं वो एक सोल्जर की तरह, एक पहरेदार की तरह सामने आ रहे हैं, एक हीरो की तरह, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। वो भी गुलाम है, जैसा उनको बताया जा रहा है वैसा वो समझ रहे हैं। जबकि सच्चाई तो ये है कि कोरोना वायरस एक नॉर्मल वायरस है, ये एक ऐसा वायरस है जिससे हम बचपन से लड़ते आए हैं, एक बार फिर लड़ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे लगता है कि सबके सवाल कोई ऐसा खास आ नहीं रहे हैं, या तो आपको सब कुछ बहुत अच्छी तरह समझ आ गया है या कुछ भी समझ नहीं आया है। यही 2 केस होते हैं जब सवाल नहीं आते, बट मुझे लग रहा है सबको सब कुछ समझ आ गया, क्योंकि आपके कमेंट बड़े, और कमेंट आप और भी आगे देते रहिए। जो भी आपके कमेंट्स होंगे उन कमेंट्स को मैं इकट्ठे करूंगा और इकट्ठे करके मैं उसका एक वीडियो बना के जारी करूंगा, ताकि कुछ चीज़ें अभी अगर रह गई हैं तो वो चीज़ें मैं आगे भी आप तक पहुंचा सकूं। तो आखिर में मैं ये बोल रहा हूं कि आपके दिमाग में अगर कोई भी सवाल है कोरोना से रिलेटेड, तो उन सारे सवालों के जवाब इस किताब के अंदर है। और ये किताब का लिंक मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि आखिर लिंक है bishwaroop.com, विश्वरूप मतलब BISWAROOP.com/कोरोना बुक। तो ये है, इस जाके आप इस बुक को डाउनलोड करें। इसमें हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। हिंदी में तो समरी वर्जन है, 25-30 पेज का ही बना है, और इंग्लिश में तो पूरा मेरे ख्याल से 1200 पेजेस तक का है। तो आपको जैसा सहूलियत हो वो आपके लिए भी पढ़ें। इसमें अगर कोई हो तो लोगों तक शेयर करें। और अगर आप हमारे साथ कैंपेन में जुड़ना चाहते हैं तो endofillness@bishwaroop.com, END of illness illness.com के साथ जुड़ें। और अगले 3-4 दिन में प्रशांत भूषण जी, जो कि यहाँ के इंडिया के बहुत जाने माने लॉयर, उनके माध्यम से आपकी सहायता से एक PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन भी हम डालने जा रहे हैं, ताकि चीज़ें बदलें, एक अच्छा भविष्य भारत को मिले। आपकी मदद से एक अच्छा भविष्य भारत को मिलने जा रहा है, मिल जाएगा, इस उम्मीद के साथ कि आप और हम मिलकर जुड़ के, इसके साथ कि आज जो भी कुछ आपने देखा ये लोगों तक पहुंचाएंगे। और पहुंचाने के बाद और हमसे जुड़ने के लिए और हमारे चीज़ों से जुड़ने के लिए मैंने ईमेल दिया, एक फ़ोन नंबर भी आप नोट कर लीजिए। इसमें व्हाट्सएप में S आर्मी लिख देंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं। ये फ़ोन नंबर है 9312286540, राइट। सो उम्मीद करता हूँ जिस तरह से आयोनो ने मुझे मौका दिया आप तक पहुँचने के लिए, आगे भी मौका देते रहेंगे। और इसी के साथ इस उम्मीद से हम मिलते रहेंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।